आज हम लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्कडन की। वर्कडन क्या होता है, उसके बाद एनर्जी और पावर की बात हम बात करेंगे। तो अगर हम वर्कडन की बात करते हैं तो वर्कडन एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ये इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इसी वजह से इसकी जो यूनिट होती है और एनर्जी की और वर्कडन की यूनिट आपने देखा होगा सेम होती है। जूल उसकी भी होती है, जूल इसकी भी होती है। अब आप कहेंगे वर्कडन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे प्रोसेस होती है। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी के बिहाफ पे लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ये बनाई नहीं जाती है, ना इनका डिस्ट्रक्शन होता है। इनका केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता रहता है, बाकी ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है। आगे बताएंगे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कडन कहते हैं। कार्य करके हम कोई भी वर्कडन करके, डूइंग वर्क करके हम क्या करते हैं, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। जब भी कभी एनर्जी में चेंज होगी तो एनर्जी जब चेंज होती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी का किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये सब बिना वर्कडन के संभव नहीं है। तो जब भी जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ये टाइप की मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही है, मतलब इसमें चेंज हो रहा है और इसमें भी चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज होता है जिस चीज के थ्रू होता है, बाय द डूइंग वर्क, हम कार्य करके क्या करते हैं, इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और एनर्जी में, ये जो भी कन्वर्जन होते हैं आपस में, ये बाय द वर्कडन होते हैं। तो वर्कडन एक ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है और उसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के नाम से बता दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्कडन कहते हैं। अब वर्कडन होगा कैसे, तो वर्कडन करने के लिए क्या करते हैं हम, वर्कडन होता है फोर्स की वजह से। अगर हम वर्कडन W की बात करें तो ये कैसे होता है, अब तो ये पता पड़ गया कि होता क्या है, लेकिन अगर हमको ये बात करनी है कि कितना होता है, ये कैसे मालूम करेंगे। तो जिस भी फोर्स से हम वर्कडन कर रहे होते हैं, वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, वर्कडन होता है। एक तो ये सिंपल फार्मूला आपको समझना है, जहां पर F क्या है, ये फोर्स है, और X क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक तो सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा भी होगा कि बचपन में, कि जो वर्कडन होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द, या डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये वर्ड आप बहुत पढ़ते थे कि व्हाट इज द वर्कडन, वर्कडन इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऐसे करके डेफिनेशन पढ़ते थे। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का मतलब वहां आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में, उतना वेक्टर के बारे में नहीं पता था, इस वजह से ऐसा बोलते थे। अभी ये जो करेक्ट इसका रिलेशन है, ये F डॉट X है, जहां पर F और X, ये F फोर्स है और X डिस्प्लेसमेंट है, और ये इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है। अभी थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में वेक्टर में हमने डिटेल में बताया था, ठीक है, इसको नोट करिए फिर बताते हैं। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने आपको बताया है कि जो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, तो कभी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, ये मैंने बताया था। उसमें से एक तरीका क्या है,
डॉट दूसरा तरीका है क्रॉस। तो ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं। और मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अगर दोनों वेक्टर के डॉट से तीसरा वेक्टर, ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है तो वो स्केलर होती थी। हमने बताया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, जबकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी वर्क डन, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। और फिर हमने बताया था कि W को अगर आप क्या करते हैं F डॉट एक्स करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, ये हुआ करता था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां से थीटा कुछ बात को यहां पर बताता है कि जो हम शुरू में पढ़ते थे कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको क्यों कहते थे, क्योंकि वर्क डन जीरो हो सकता है अगर F और X ये दोनों ना जीरो हो तब भी। जैसे ऐसा हो सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो ऑल्दो F इज नॉन जीरो एंड X इज नॉन जीरो, ये दोनों जीरो ना हो तब भी वर्क डन जीरो हो सकता है। और वो किन सिचुएशन में हो सकता है, जब थीटा 90 हो जाए, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये ना जीरो होगा, ये भी नहीं जीरो होगा, तब भी वर्क डन जीरो हो सकता है। इसका मतलब वर्क डन सिर्फ और केवल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि इनके बीच जो फोर्स लगा के किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन बात पे भी डिपेंड करता है। अगर क्या है, फोर्स और ये दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या अगर F भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Fx हो जाएगा। cos 0 1 होता है, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एक्स cos 0, और cos 0 1 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे Fx के इक्वल होगा। शुरू में आपको बहुत पहले ये सब बातें बताई जाती थी कि F इंटू एक्स वर्क डन होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको 11th क्लास में आपको ये समझना है कि आप वर्क डन के लिए और थोड़ी सी डिटेल जानेंगे कि केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क नहीं होता है, बल्कि इनका डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। इनके बीच का एंगल भी आपको जानना पड़ेगा, और वो मैंडेटरी चीज है। अब अगर हम इसके ऐसी बात करें कि ये क्या है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसका जाहिर सा मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में एंगल थीटा है। तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, Fx cos थीटा, ये ठीक है। अब इसको चाहे इस तरीके से लिखिए, या जो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये तो F हो गया, और यहां पर आप देखेंगे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं, इसको उसकी डायरेक्शन में करते हैं, तो इसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस फोर्स को क्या करेंगे, इस पे रिजॉल्व करेंगे। अगर इस फोर्स को इस पे रिजॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे इस फोर्स का इसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा वो F cos थीटा होगा, समझ में आ रहा है। और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस तरीके से, वो F sin थीटा होगा। तो ये जो F cos थीटा होगा इसकी तरफ अगर इस फार्मूले से हम लिखें तो आपकी बात डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो जाएगा आपका, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू एक्स। तो बात तो वही हुई, जो ऊपर थी वही नीचे थी। या हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि फोर्स इधर लग रहा है और इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर लेते हैं, इस फोर्स के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं कि इधर इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे इधर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फोर्स तो है, इधर x cos थीटा आएगी अगर इसको इस पे रिजॉल्व करते हैं, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, इस चीज के ये इधर ये x sin थीटा हो जाएगा। तो x sin थीटा तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर, उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा।
और x cos थीटा जो होगा ये इस फोर्स के डायरेक्शन में है, तो किसी भी तरीके से आप निकालेंगे तो वर्क डन वही आएगा, क्या, Fx cos थीटा। क्लियर है? तो आपको वर्क डन निकालने के लिए केवल एक बात मालूम होनी चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है और उनके बीच में एंगल कितना है, उसका कॉस आप निकाल लेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका अब अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वर्क डन जो होगा ये हो जाएगा WF.x होगा। तो Fx की जो यूनिट होगी वही यूनिट वर्क डन की होगी। तो फोर्स की यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन होती है, और इनटू में इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो एक तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर हो सकती है, दूसरा इतनी ही बात को हम जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल। तो ये न्यूटन मीटर कहेंगे या इसको जूल कहेंगे, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को आप जानते हैं हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। ये जितनी भी यूनिट हमने लिखी है ये सारी की सारी यूनिट MKS में है या SI सिस्टम में है। MKS का मतलब अगर इनमें मास आ रहा है तो वो किलोग्राम में होगा, और अगर इसमें लेंथ आ रही तो मीटर में होगी, टाइम की बात आएगी तो वो सेकंड में होगी। ये MKS सिस्टम है। तो या जूल बोलेंगे या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब एक ही बात। इनकी यूनिट CGS में भी कभी कभी पूछी जाती है। तो CGS में जो इनकी यूनिट होती है वो इसी चीज को आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज करते हैं। तो CGS में इनकी यूनिट होती है, जहां पर हमने न्यूटन लिखा हुआ है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, और ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकी एक यूनिट CGS में जो होती है उसको हम वर्क डन की यूनिट को ये भी लिखते हैं डाइन सेंटीमीटर। ठीक है? या इसी को, इतनी बात को हम अर्ग भी लिखते हैं ऐसे, ERG अर्ग, ये भी एक यूनिट है। इतना को हम अर्ग कहते हैं, जैसे इतने को जूल कहते हैं MKS में, उतने की वैल्यू को हम यहाँ क्या बोलते हैं, अर्ग कहते हैं। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हम ग्राम लिखेंगे, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये सारी यूनिट आपस में क्या है, इक्वल है। अब एक दूसरी बात है कि इसमें हमने कन्वर्जन करके आपको दिखाया था कि एक डाइन कितने न्यूटन के इक्वल होता है और एक सेंटीमीटर कितने, या एक मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं इसका। तो कन्वर्जन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां से इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन मीटर में कितने डाइन सेंटीमीटर होंगे, इसको देखेंगे तो 1 न्यूटन, ये तरीका मैंने यूनिट और डायमेंशन से बताया था। तो 1 न्यूटन मीटर जो होगा, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप ये जानते हैं। इनटू में 10⁻², 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि 1 न्यूटन मीटर में 1 न्यूटन मीटर के अंदर 10⁷ हो जाएगा, या 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, ये। ठीक है? या इसी बात को हम क्या लिखते हैं, इतने को जूल लिखते हैं। तो ये 1 जूल जो होगा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁷ अर्ग के। ऐसा, या यही बात हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा वो 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा। तो ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं।
तीनों। बाकी एनर्जी पढ़ाएंगे तो वहां भी यूनिट की बात हम करेंगे। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं, हालांकि पढ़ाया मैंने डायमेंशन में, लेकिन फिर से देख लो। अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये हो जाएगा lt माइनस 2, तो ये हो जाएगा mlt माइनस 2, और l लेंथ का l फिर से, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, ये वर्क डन का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो ये यूनिट और डायमेंशन है इसके बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तो हो गया आपका वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स है तो। अब वर्क डन वेरिएबल फोर्स की वजह से भी हमको समझना है। तो ये तो सिंपल टाइप का वर्क डन था कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा आप dx कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं बाई कांस्टेंट फोर्स, तो ये वर्क डन हो जाएगा जो अभी मैंने बताया F डॉट x, या इसे क्या लिख देंगे Fx cos थीटा। यहां पर बाई द वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब जो वेरी कर रहा हो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लिखते हैं कि W इज इक्वल टू F डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम x1 टू x2 का मतलब जिस डिस्प्लेसमेंट से जिस डिस्प्लेसमेंट तक करना होगा। तो ये F डॉट डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये dx होगा, ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर तो फोर्स की वजह से वर्क डन होता है। दूसरा यहीं पर एक बेसिक बात और आपको समझनी है, ये रोटेशन में आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन अब वर्क डन की बात आ रही तो यही बता देते हैं। दूसरा होता है वर्क डन, ये तो बाई फोर्स है वर्क डन। एक टर्म होता है आगे बताएंगे टॉर्क, तो अगर वर्क डन बाई टॉर्क हमको जानना है, टॉर्क हम रोटेशन में पढ़ेंगे, तो इसकी वजह से जो वर्क डन होता है टाउ, टॉर्क है तो वर्क डन जो होता है ये टाउ डॉट डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। लगे हाथ इसको भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरिएबल टॉर्क की वजह से वर्क डन है, और ये वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोनों। अब वेरिएबल फोर्स की वजह से कभी भी आपसे वर्क डन पूछे तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको डॉट प्रोडक्ट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वर्क डन में। एक वैरायटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन वर्क डन के लिए, उसमें इनका फोकस ये होता है कि आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि नहीं जानते। क्या करेगा, आपको फोर्स दे देगा I प्लस जे प्लस के फॉर्मेट में, और डिस्प्लेसमेंट दे देगा I जे के फॉर्म में, ऐसा। और आपसे क्या पूछ लेगा कि वर्क डन बताओ। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का आपसे सिंपल तरीके से वो क्या चाहता है कि आप जो W है वो ये जानते हैं कि नहीं कि ये होता है F डॉट एक्स, ठीक है। और इस F डॉट एक्स को करने के लिए आपको इनके साथ क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और इनके साथ डॉट प्रोडक्ट का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, I का कोफिशिएंट I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, और प्रॉपर साइन के साथ केवल लिख लेंगे और उसको एड अप कर देंगे, अलजेब्राइक सम कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वर्क डन की हम बात करते हैं
तो ये एफ डॉट एक्स होगा, तो एफ वेक्टर आपको दिया हुआ, एक्स वेक्टर दिया हुआ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में 1 1 जा ये 1 होगा, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो 3 1 जा 3, और के और माइनस के का जो डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव आएगा, तो यहां से ये -3 हो जाएगा ये। तो आप देखेंगे कि ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, +3 और -3, तो यहां पर वर्कडन 0 आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन जो डायरेक्ट इस पर आएगा वो आपको फोर्स दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, उनके बीच का एंगल दिया जाएगा, वर्कडन निकाल लेंगे, और फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। जो तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है, जैसे इसका भी एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, वो समझ में आया, थोड़ा वेक्टर समझ में आएगा, वो वेक्टर पे ही बेस है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जैसे इसका एक एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि किस फोर्स की वजह से क्या वर्कडन होगा। जैसे कोई आदमी है इस तरीके से, वो क्या कर रहा है, कोई बोरी लेकर के ऐसे सर पे, और ये आगे की तरफ चल रहा है, तो पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये बोरी लेके आगे की तरफ चल रहा है, तो इसका वेट है, वेट की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड, तो ये कितना वर्कडन करेगा एक्स डिस्टेंस चलने में, हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक आने में, ठीक है ना, बाई द इट्स वेट फोर्स, इसके वेट फोर्स की वजह से कितना वर्कडन करेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। वेट फोर्स की वजह से यहां पर कोई भी वर्कडन नहीं होगा, वेट फोर्स की वजह से कोई वर्कडन नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ऐसा नहीं कि वेट फोर्स 0 है, ये फोर्स तो mg है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है, वो डिस्टेंस भी x चला है, लेकिन इनके दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली अगर चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, और अगर वेट फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेकिंग एंगल 90, और अगर ये एंगल 90 है तो fx cos 90 0 हो जाएगा, मतलब वर्कडन बाय द वेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा। क्लियर है। तो फिर ये वर्कडन करता किस चीज से होगा, वो एक अलग बात है कि वर्कडन ये जो करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से करता है, और हम जो आगे बढ़ते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से बढ़ते हैं। हमारे पैर और जो अर्थ की सरफेस है उनके बीच का फ्रिक्शन, हम क्या करते हैं कि आगे जब बढ़ते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम बढ़ ना पाए। आप देखते हैं जो बहुत स्मूथ सरफेस होती हैं, बहुत ही चिकनी सरफेस होती है, जो टाइल्स होती हैं, वहां पर आपको चलना मुश्किल होता है। क्यों चलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पैर और उस टाइल्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होता है, और हम फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। कैसे चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सरफेस को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो हम पीछे की तरफ प्रेस करते हैं तो सरफेस आगे की तरफ हमारे पैर पे क्या लगा देती है, फ्रिक्शन लगाती है। उस फ्रिक्शन की वजह से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगला पैर रखते हैं, फिर उसके अगला रखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से चलते हैं। तो जो वर्कडन करते हैं हम उस वजह से करते हैं। अब इसमें जो वेरिएबल फोर्स है उसकी वजह से भी वर्कडन देख लेते हैं। जैसे एक तो ये मैंने बताया ऐसा हो जाएगा, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमने क्या करा है कि फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ये है, देयर इज अ फोर्स F is equals to 20 Newton, 20 Newton applied on a block, and displace it
displaced it from 2 meter to 5 meter, from 2 meter to 5 meter in the direction of force, in the direction of force, find work done, find work done। अगर आपसे ये वर्क डन पूछा जाता है तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, आपको फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन और कह रहा है डिस्प्लेसमेंट 2 से 5 मीटर हो जाता है, मतलब यहां से डिस्प्लेस करते हैं 5 मीटर तक, तो यहां पर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 5 माइनस 3 सॉरी 238 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हैं कैसे आ रहा है ना। 2 से हमने चलिए 1 है मान लेते हैं, यहाँ 0 है तो ये 0 से 1 और 1 से 2 यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और 5 तक, तो इतने के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 मीटर ही होगा और फोर्स आपका लग रहा है कितना 20 न्यूटन, बता रहा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डॉट एक्स या एफ डॉट डी या डेल्टा एक्स, तो डब्ल्यू जो आ जाएगा वो एफ 20 न्यूटन है और ये डॉट करेंगे तो एफ एक्स कॉस थीटा होगा ये, और एफ एक्स कॉस थीटा का मतलब ये हुआ कि फोर्स 20 है, एक्स 3 है और कॉस 0 है। अरे उसी डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 0 का, और एंगल 0 होगा तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ये 60 जूल आ जाएगा, 23 जा 60 हो जाएगा, ये 60 जूल आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह दे कि जो फोर्स एफ है वो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है 10 मीटर विद एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द फोर्स, अगर इसी क्वेश्चन में कह दे ऐसा, इसका बी पार्ट अगर कहे इन अबव क्वेश्चन, in above question if force displaces the body by 10 meter in the direction of 30 degree angle, in the direction 30 degree with the direction of force, with the direction of force, फोर्स की डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बात ये फोर्स है एफ और ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल आ गया, ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और फोर्स अभी भी 20 मीटर है, 20 न्यूटन है जो कि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है, तो ये वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट एक्स, और एफ डॉट एक्स का मतलब एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब एफ एक्स कॉस थीटा, और यहां पर कॉस थीटा कितना है एफ एक्स कॉस 30 डिग्री, तो यहां से f की वैल्यू 20 है, ये 10 है और cos 30 क्या होता है √3/2, तो इतना जूल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नोट करना। ये तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन हो गया। तीसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेरिएबल फोर्स की वजह से भी वर्क डन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन इसके भी कर लीजिए।
a force F is acting at a body to displace from x is equals to 2 to x is equals to 5 meter. Where f is function of या वेरिएबल फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज फॉलोज, इस तरीके से f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये आपको दिया गया न्यूटन. फाइंड डिस्प्लेसमेंट. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्क डन, वेरी सॉरी, फाइंड वर्क डन. तो आपको क्या करना है, वर्क डन बताना है. तो यहां पर फोर्स कैसा है, ये एक वेरिएबल फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फंक्शन है ना. डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट से क्या कर रहा है, ये ऐसे वेरी कर रहा है, बदल रहा है. ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, कहीं एक्स का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो कहीं एक्स पे, तो कहीं इस तरीके से. तो ऐसे में आपको वही वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना है कि एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी उधर ही लग रहा है. तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2. ये अब यहां पर फोर्स की वैल्यू आपको रखनी है, तो फोर्स की वैल्यू रखोगे तो ये इंटीग्रेशन x1 से x2, तो यहां पर लिमिट रखोगे तो ये लिमिट 2 से 5 की होगी, क्योंकि 2 मीटर से 5 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट कह रहा है. और उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू को 3x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में 2x प्लस 0 डॉट dx ये. और मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो जो w की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 फ्रॉम 2 to 5 प्लस, अगर हम बात करते हैं 2x dx, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5, और प्लस में क्या करेंगे, ये 0 नहीं है, ये 8 है, प्लस में यहां पर 8 लिखेंगे और dx करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 2 to 5 इस तरीके से. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि w क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आगे मल्टीप्लाई करने की बजाय इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये 3 तो ऐसे रहेगा, x पे पावर हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 2 to 5. प्लस में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये 2 to 5, और प्लस में लास्ट में हो जाएगा आपका 8 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये 8x फ्रॉम 2 to 5. ये इतनी बात समझ में आ रही है. अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
W ये हो जाएगा 3x क्यूब अपान 3 ऐसा 2 to 5 प्लस में इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान 2 ये 2 to 5 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा आपका 8x ये फ्रॉम 2 to 5। अब ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो W आ जाएगा आपका x क्यूब 2 to 5 प्लस x स्क्वायर 2 to 5 प्लस 8x 2 to 5। अब इसमें क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ऊपर वाली को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाली को लोअर लिमिट। तो एक बार x की वैल्यू 5 रखेंगे, फिर उसी में माइनस करके x की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर ऐसे एक बार क्या करेंगे x की वैल्यू 5 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे यहाँ पर भी। तो अपर लिमिट में x की वैल्यू 5 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट में क्या करेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे। ऐसे सब में करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू को हम 5 रखा मैंने, ये हो जाएगा ऐसे 5 का क्यूब माइनस फिर एक बार रखेंगे 2 का क्यूब, ऐसा समझ में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे इसका करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे एक बार क्या करेंगे हम प्लस में 8 यहां हमने ऐसे ले लिया कॉमन, तो एक बार x की वैल्यू 5 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा आपका 125 माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस में ये 5 5 जा 25 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 5 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 3 और 8 3 जा 24 ये हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, वर्क को यहां से इसमें से कम करेंगे 125 से 8 तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा अगर इसमें से हम 5 कम कर देते हैं तो, और फिर 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 117, क्यों 117 हो जाएगा ये, प्लस में ये कितना हो जाएगा 25 में से 4 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा 24। अरे समझ। अब क्या करना है, तो सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 117 या इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 तो सॉरी ये 4 1 5 और 5 और 7 12 2 1 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 1 5 और 5 1 6 और ये 1। तो अगर ये मैं सही जोड़ पाया हूं तो यही आना चाहिए, इतना जरूर आएगा। बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना सही से। तो ये वर्क डन हो जाएगा। तो तीनों तरीके से वर्क डन मैंने आपको बता दिया। अब इस वेरिएबल फोर्स की वजह से जैसे आया वैसे टॉर्क की वजह से पूछ लेगा, वो थीटा का वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसको भी इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना, नोट कर लो इसको। तो ये तो हो गया। इसके बाद इसमें अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वर्क डन तो मैंने हर तरीके से आपको इसमें बता दिया है, लेकिन अलग अलग फोर्स की वजह से वर्क डन अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे डिटेल में। जैसे एक वहां पर मैंने बात करी थी स्प्रिंग फोर्स की, ये एक टर्म होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग समझते हो ना, इस तरीके से ये कॉइलिंग होती है मेटल की ऐसे ये, और इस पे कोई मास ऐसे लगा देते हैं, ये मास का टुकड़ा, तो ये स्प्रिंग बोलते हैं इस अरेंजमेंट को, ठीक है ना।
अगर इसकी नेचुरल लेंथ L है सपोज दैट, तो स्प्रिंग में क्या होता है कि अगर इसको हम किसी अप्लाइड फोर्स से खींचते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं, यहां पर ये फोर्स लगा के हमने इसको खींचा बाहर की तरफ या इसको हमने अंदर की तरफ पुश करा, तो स्प्रिंग का नेचर क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन में आप इसको फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाती है। ठीक है, जैसे आपने इसको खींचा तो मान लेते खींच के आपने यहां कर दिया, तो इसकी नेचुरल लेंथ L थी, अब ये L बढ़ करके क्या हो गई L + x हो गई, मतलब इतना यहाँ जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, जो इलॉन्गेशन हुआ वो x का हो गया। तो स्प्रिंग क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स Fs कह रहे हैं। अब ये दोनों डायरेक्शन में होगा, जैसे अगर हमने क्या करा, बजाय इसको स्प्रिंग को हम बजाय इलॉन्गेट करने के इसको अपने अब की बार हमने अप्लाइड फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया, ये फोर्स लगाया और इससे इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंप्रेशन इसका मान लेते हैं यहां से इसको कंप्रेस करके x कंप्रेस कर दिया, इसकी नेचुरल लेंथ L थी, अब ये L - x हो गई, यहां से कंप्रेस हो गई, समझ रहे हो ये, तो इसमें कंप्रेशन हो गया। तो जब ये कंप्रेस करती है तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती, मतलब इधर लगाएगी अब की बार Fs। तो डिपेंड करता है कि आप किधर की तरफ, तो डायरेक्शन तो क्लियर हो रही होगी स्प्रिंग फोर्स की कैसे लगेगी। अब इसमें एक दूसरा टर्म आता है कि कंप्रेशन इलॉन्गेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, इस स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंप्रेशन या इलॉन्गेशन के, और डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, x क्या है यहां पर, ये कंप्रेशन है या OR और इलॉन्गेशन, इसे हम कंप्रेशन या इलॉन्गेशन बोलेंगे। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो इसी कांस्टेंट k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और यही फोर्स होता है kx। ठीक है, where k is the spring constant, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द स्प्रिंग, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग। ये तो अब स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी वर्क डन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका डॉट dx करके इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इतना कर लीजिए, फिर बाकी नेक्स्ट करके पढ़ाते हैं।